आइए सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आज अभी मानसिक रोगों के बारे में चर्चा चल रही है। संभवतः हो सकता है हम लोगों ने अपने जब हम पढ़ते थे बीएमएस कर रहे थे तब ये न पढ़ाया गया हो। ऐसे में कुछ मानसिक रोगों को चुन चुन कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पेशेंट हमारे पास ओपीडी में इस प्रकार के पेशेंट आते हैं। आज हम मूड डिसऑर्डर्स, जिसको हम अव्यवस्थित चित्तता कह सकते हैं, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। आइए कुछ प्रश्न हैं। डॉक्टर विजय सैनी ने थ्रॉट में पेन और जब कुछ खाना निगलते हैं तो दर्द होता है, उसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसमें गंडूस का रोल बहुत अच्छा है। पंचकोल क्वाद से गंडूस कराएं और दूसरे दिन हल्दी, सेंधौ और गर्म पानी से गंडूस और कवल धारण करें। इससे बहुत अच्छा पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा चमेली के पत्ते यदि मिल जाएं उनको भी चबाना चाहिए और उसके वजह से भी थोड़ा बहुत आराम प्राप्त होगा। औषधियों में टंकण 250 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्तिरस 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम। टंकण 250 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्त 125 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसा दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ इसको चटाएं, इससे काफ़ी आराम होगा। इसके अलावा टैबलेट सेप्टिलीन 2 गोली दिन में 2 बार और हरिद्रा खंड भी कभी कभी एलर्जी की वजह से होता है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। और इस दौरान निदानम परिवर्जनम, ये ध्यान रखना है खट्टी चीज़, तली मली चीज़ें, आइसक्रीम या कोई भी ऐसा कोल्ड मटेरियल ना खाएं, नहीं तो तकलीफ़ हो सकती है। डॉक्टर अवनिका गुंजाल, इन्होंने प्लूराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं, प्लूराइटिस ये एक प्रकार का मेडिकल टर्म है जो कि हम ईची स्किन में जो खुजली होती है उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं। और ये अनप्लेजेंट सेंसेशन ऑन द ड्राई स्किन में एक अनप्लेजेंट सेंसेशन पेशेंट को प्राप्त होता रहता है। बार बार खुजली करने की आदत पड़ जाती है। ख़ास तौर से ये ड्रग रिएक्शन के कारण भी हो सकता है। किसी ड्रग का रिएक्शन, एंटीबायोटिक जो हम लोग लेते रहते हैं उसका रिएक्शन भी हो सकता है और फूड एलर्जी भी हो सकती है। और कभी कभी किडनी और लीवर के जो डिसीजेज हैं उनके कारण भी खुजली स्किन में हो सकती है। कैंसर्स है, पैरासाइट्स हैं, एजिंग ड्राई स्किन, ये 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों में बहुत प्राप्त होता है। दुनिया भर का इलाज लोग कराते हैं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ आप नारियल तेल या तिली तेल से अभ्यंग करें अच्छा दिन में 2-3 बार, तो ये ड्राई स्किन की जो समस्या है वो ठीक हो सकती है। चिकित्सा के लिए विरेचन कराएं। विरेचन त्वचा रोग में हालांकि वमन विरेचन दोनों ही कराना चाहिए, पर ऐसी अवस्था में विरेचन करा लें, ज़्यादा अच्छा है। और विरेचन के बाद जो ट्रीटमेंट है एंटी एलर्जिक, जैसे अर्टीप्लेक्स लोशन है, दिन में 2-3 बार लगाएं। अर्टीप्लेक्स कैप्सूल आती हैं, 2-2 कैप्सूल सुबह शाम को। टेक्जिमा टैबलेट आती है, 2 सुबह 2 शाम को। ऐसी दवाइयों का प्रयोग करें। और अर्टीप्लेक्स लोशन और मोहा लोशन, ये चरक कंपनी में आते हैं, इसका भी पूरे शरीर में जहाँ जहाँ खुजली होती हो, मैं तो कहूँगा पूरे शरीर में लगाएं, क्योंकि पूरे शरीर में प्लूराइटिस हो सकता है। डॉक्टर इन्हीं का दूसरा एक प्रश्न है डॉक्टर अवनिका गुंजाल का, ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट, श्वेत कुष्ठ। ये कई बार चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताना चाहूँगा। श्वेत कुष्ठ भी एक प्रकार का कुष्ठ ही है और चरक ने कुष्ठ के अध्याय के अंत में श्वेत कुष्ठ का वर्णन किया है और कहा है कि जो चिकित्सा कुष्ठ में की जाती है वही चिकित्सा श्वेत कुष्ठ में की जानी चाहिए। अर्थात संशोधन पहले कराना। बहुदोषः संशुद्ध कोष्ठी बहुसो अनुरक्षा प्राणान, दोषे हति मात्रा हते वायु हन्यात बलम आशु। तो संशोधन कराएं। संशोधन में वमन, विरेचन और वस्ती, इसका प्रमुख स्थान है कुष्ठ में। और बार बार
बार बार वमन और विरेचन कराने के लिए, बार बार शोधन कराने के लिए कुष्ठ में निर्देश दिया गया है। और वास्तव में जैसे हम सोरियोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं या दद्रु का या कंडू का या एक्जिमा का ट्रीटमेंट करते हैं तो बार बार इसमें संशोधन करना पड़ता है। तो बार बार संशोधन कराने से दोषों का निष्कासन होगा और साथ साथ में आप संशमन औषधियाँ भी दें ताकि पेशेंट को उसी दिन से लाभ प्राप्त हो जाए। तो ल्यूकोडर्मा में पहले संशोधन कराएं, उसके बाद विशेष चिकित्सा चालू होती है मलपूरस और गुड़। मलपूरस को कटगुलर चक्ररथ ने माना है, लेकिन मेरे हिसाब से निशोथ ले लें ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कटगुलर विरेचन नहीं है, जबकि विरेचन के लिए सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम सूत्रे संस्राम अग्रम मलपूरस स्ते सागुड़ा। मलपूरस तो उसकी जगह निशोथ हम 20 ग्राम ले लें, 20 ग्राम गुड़, और इसको प्रातःकाल खाली पेट में दिन में 3 दिन तक रोजाना ये लेवें। इससे विरेचन होगा और इस दौरान लघु आहार का सेवन करें, इसमें कोई संसर्जन क्रम देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 15 से 1 महीने तक एक काढ़ा है, क्वाथ है, इसका सेवन करें। उसमें है विजयसार, प्रियंगू, बड़ी सौंफ और कठगुलर, और हम मिला देते हैं इसमें निशोथ और मिला देते हैं। तो ये जो क्वाथ है बहुत अच्छा होता है। मल्पु वसनम प्रियंगु सत्पुष्पाम चामुषा समुत्क्वाथ पलासम वाक्षारम फड़ितो वेतम यथाबलम। तो इस काढ़े का इक्वल क्वांटिटी में सभी ले लें, यौ कुट कर लें, और इस काढ़े का सेवन प्रातः खाली पेट दिन में 2 बार, प्रातः एवं सायं दोनों टाइम इसका प्रयोग करें। और एक लेप है जो कि बहुत ही उपयोगी है और बड़ा आसानी से आप इसको उपलब्ध करा सकते हैं। वाकुची चूर्ण 100 ग्राम, अनुपात में बता रहा हूँ, वाकुची चूर्ण 100 ग्राम और 200 ग्राम मूली बीज चूर्ण, इनका बारीक चूर्ण कर लें और 2 चम्मच, आवश्यकता अनुसार 2 चम्मच 4 चम्मच, जितना आपके शरीर में श्वेत कुष्ठ है उस हिसाब से चूर्ण ले लें। और इसमें गोमूत्र के द्वारा अच्छी तरह पीस लें। गोमूत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो मूत्र अर्क प्राप्त होता है उससे भी काम चल सकता है। तो उसको बारीक पीस करके और इफेक्टेड पोर्शन में दिन में 1 बार लेप लगाएं। ऐसा आप देखेंगे 3-4 दिन लेप लगाने से वहाँ जहाँ श्वेत कोष्ठ है वहाँ थोड़ा फुंसियाँ या स्फोट पैदा होते हैं, और धीरे धीरे जब स्फोट पैदा होंगे तो इसके माने जो उपस्थित जो स्किन है, वाइट स्किन है, वो नष्ट होगी, फिर नई स्किन उसमें आती है। तो जब लेप लगाने के बाद स्फोट यदि होते हैं तो उसको साफ़ करके चाल मोगरा तेल इसमें पेशेंट को लगाना चाहिए, इससे काफ़ी आराम मिलता है। तो ये अनुभूत योग है, आप भी इसका प्रयोग करें। और बाकी जो आपकी अन्य दवाइयाँ हैं, रसमाणिक हैं, गिलोयशत्व है, गंधक रसायन है, वो आप देते रहें। आरोग्यवर्धिनी जरूर देवें। आरोग्यवर्धिनी 2 गोली सुबह शाम को, पंचनिम्न बटी 2 गोली सुबह शाम को, महामंजिष्ठादि क्वाथ 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद लगातार इसका सेवन करें। पर यह ध्यान रखें, साध्यता के बारे में भी आप ध्यान रखें, क्योंकि असाध्य अगर श्वेत कुष्ठ है, अरक्तलो में तनुयत पांडु नाथि चरोत्तम मध्यावकाशो सोचुनु तत्सुतम साध्यम उचिते। ये साध्य कुष्ठ के लक्षण हैं, श्वेत कुष्ठ के लक्षण हैं कि वहाँ के जो रोए हैं वो रक्त वर्ण के न हुए हों और 1 साल से कम का हो, और जो मंडल हैं वो बहुत एक दूसरे से जुड़े ना हों, तो ये साध्य है। और यत् परस्पर तो अभिन्नम बहु यत् रक्तलोमवत यच्च वर्ष गणोत्पन्नम तत्सूत्रम नैवेश्यध्यति। जो 1 साल का हो गया, मंडल आपस में मिले हुए हैं और जो रोए हैं वो रक्तवर्ण के हो गए हैं, तो ये असाध्य की श्रेणी में आता है। फिर भी पेशेंट को अगर ऐसा असाध्य का पेशेंट आता है तो ट्रीटमेंट तो करना ही चाहिए, मना मत करें, लेकिन प्रत्याख्य करके करें। वो पेशेंट को बता दें कि यह असाध्य की श्रेणी में है, लेकिन दवा हम देंगे, लगातार आपको 4-6 महीना लेनी पड़ेंगी, तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। तो ये ल्यूकोडर्मा के बारे में थोड़ा जानकारी मैंने आपको दी। डॉक्टर मंजू भाटिया, इन्होंने हिरोस्टिज्म के बारे में जानकारी चाहिए है। पीसीओडी भी है, और जैसा कि आप जानते हैं हिरोस्टिज्म माने अनवांटेड मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ ऑन वोमेंस फेस एंड चेस्ट एंड बैक। चेस्ट, बैक और मुख प्रदेश में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, और ये ग्रोथ जो है हार्मोनल इम्बैलेंस के द्वारा
होती है। ख़ास तौर से इट इज़ ड्यू टू एक्सेस मेल हार्मोन्स कॉल्ड एंडोजिनस, इनके ज़्यादा पैदा हो जाने से ये हिरूटिज्म जैसा रोग हो जाता है। इट में आल्सो भी इनहेरिटेड, ये परिवार में होते रहता है। अगर आपको मम्मी पापा को हो तो बच्चों को भी हो सकता है। दिस इज़ हेरिटेड। ऐसी अवस्था में हार्मोनल इम्बैलेंस को आपको ठीक करना है और इसका तरीका है संशोधन। वमन विरेचन दोनों कराएं और फिर फलत्रिकादिक्वाथ और कुमारी आसो, फलत्रिकादिक्वाथ 20 ml, कुमारी आसो 20 ml, और इतना ही पानी मिला के भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार इसका आप सेवन कराएं। आमल की रसायन भी देवें, इससे भी पेशेंट को आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर मुक्ता भट्ट, इन्होंने ओलिगोहाइड्रेमनोसिस ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। इट रिफर्स टू अ लो लेवल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। जब एमनियोटिक फ्लूइड प्रेगनेंसी के दौरान कम हो जाता है तो ये इस प्रकार को नाम दिया गया है रोग का, ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस। इट इज़ देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये हो जाता है और ये फ्यूटस के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इट इज़ अपोजिट ऑफ द पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस, जिसमें अधिक एमनियोटिक फ्लूइड उत्पन्न होता है, उसके विपरीत है ये। इट कैन कॉज बर्थ इंजुरी सच एज हाइपोक्सिक इस्कीमिक डिसऑर्डर। ये बच्चे में तकलीफ हो सकती है अगर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होती है तो। इसके लिए 7वें या 8वें महीने से फल घृत का सेवन पेशेंट में कराएं। फल घृत बहुत ही उपयोगी है। 10 ग्राम भोजन के पहले दोनों टाइम खाली पेट में यानी भोजन के करीब आधा एक घंटे पहले इसका पान कराएं, लगभग 10 ग्राम्स दोनों टाइम। तो ये बड़ा उपयोगी है। इसके अलावा शतावरी और यष्टि मधु, शतावरी और यष्टि मधु दोनों का चूर्ण तैयार कर लें और पेशेंट को 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड की बीमारी है ये इससे जीता जा सकता है। भरत ठोक, इन्होंने पाइल्स फिशर फिस्टुला की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। वास्तव में पाइल्स फिस्टुला इसका मुख्य कारण है अग्निमांद। त्रयः विकारा प्रायण ही परस्पर हेतवः अर्शांश चादि सारस्य ग्रहणी दोषे उचा येषाम अग्निबलम हीने वृद्धि प्रक्षयः तस्माद् अग्निबलम रक्षम एस्तेषु विशेषताः। तो निश्चित है ऐसे रोगियों में आपको अग्नि की रक्षा करते हुए ट्रीटमेंट देना है। तो पहले तो आप दीपन पाचन ट्रीटमेंट देवें, पंचकोल का काढ़ा 5-6 दिन तक देवें और उसके बाद फिर इसमें विरेचन करा दें। विरेचन कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका मूल कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। विरेचन करा दें। विरेचन कराने के पश्चात फिर आप आवश्यकता अनुसार वस्ती का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें इर्मदादी तैल, जात्यादि तैल की वस्ती दी जाती है 30 ml की मात्रा में गुदमार्ग से, और इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। एक मैं योग बता रहा हूँ आपको, मेरे को किसी संत ने बताया था और मैं इसका प्रयोग करता हूँ पाइल्स फिस्टुला में। इसमें जो बबूल जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, बबूल के पत्ते कलेक्ट कर लीजिए। पत्ते मान लीजिए आपने सुखाने के बाद 100 ग्राम पत्ते हो गए आपके पास, गीले पत्ते होंगे, पहले सुखा लीजिए। लगभग 100 ग्राम पत्ते ले लीजिए बबूल के सूखे हुए, और 100 ग्राम स्याह जीरा और काला नमक 25 ग्राम। तो 100 ग्राम स्याह जीरा और 100 ग्राम बबूल के पत्ते सुखा करके घी में थोड़ा उसको फ्राई कर लीजिए, और जब वो सूख जाए, ठंडा हो जाए, तब इसको बारीक मिक्सर में पीस लीजिए और इसमें स्वाद के आधार पर काला नमक मिला दीजिए। और ये चूर्ण जो है लगातार 3 महीने तक दें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ, गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। और साथ में तली मली चीज़ें, बेसन वगैरह, मैदा है, ऐसी चीज़ लेने का बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा औषधियों में अर्शकुठार रस 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम। और यदि ब्लीडिंग हो रही हो
तो उसमें आप जो है बोल परपटी भी इसमें मिला सकते हैं। ऐसी दिन में 3 बार या 4 बार मात्रा को देवें। आसोरिष्ट में अभ्यारिष्ट और पिपल्यासो। अभ्यारिष्ट 2 चम्मच, पिपल्यासो 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी। भोजन के बाद इसका सेवन पेशेंट को कराएं। स्थानिक सेक भी करें, अवगाह स्वेद या टब स्वेद, उसमें स्फटिका डाल करके या त्रिफला से अवगाह स्वेद कराएं अल्स, फिस्टुला और पाइल्स में। और जैसा कि आप जानते हैं ये तो औषधि चिकित्सा है, बाकी इसकी जो क्षार सूत्र बंधन है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। अच्छे चिकित्सक से परीक्षण करके आप क्षार सूत्र भी आप करा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे किसी भी तरीके से विबंध पेशेंट में नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा तकलीफ होती है। राज अग्रवाल, इन्होंने कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो परमानेंट अगर इलाज कराना है तो अंदर के जो मूवमेंट है, पैरासिटिक मूवमेंट, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओल्ड एज में मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी वजह से मोशन क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले दीपन पाचन औषधियाँ दे करके 5 दिन दीपन पाचन औषधियाँ जैसे त्रिकटु और पंचकोल काढ़ा दे करके आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से करा दें। त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात सम्यक लक्षण प्राप्त होने के बाद फिर 3 दिन स्वेदन करने के पश्चात विरेचन कर्म कराएं। विरेचन के लिए कुटकी 20 ग्राम, अमलतास का गूदा 20 ग्राम और त्रिव्रत 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम, ये 4 औषधियाँ हैं जो अनुलोमन, संसन, भेदन और रेचन का कार्य करती हैं। इनका काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला दें। अगर क्रूर कोष्ठी है तो उसमें इच्छाभेदी रस 2 रत्ती तक मिला सकते हैं और प्रातःकाल खाली पेट में इसको दे दें। इससे लगभग 15 से 20 बार मोशन होगा, वेग होगा, तो समझ लीजिए आपका उत्तम वेग है। यदि आप विरेचन नहीं करा पाते हैं, पेशेंट तैयार नहीं है, तो नित्य प्रतिदिन त्रिफला जो घृत है, त्रिफला घृत, उसकी 4 चम्मच 20 ml भोजन के 10-15 मिनट आधा घंटा पहले पिला दें, गरम करके, कुनकुना करके, और अनुपान भी उष्ण जल होना चाहिए। ऐसे दोपहर को और सायं को दोनों टाइम घृत पिलाएं। घृत पिलाने से, वो भी त्रिफला घृत, उससे क्या है, जो पैरासिटिक मूवमेंट से जो रुक्षता है आंतों में वो कम होगी और अपान वायु गति भी नॉर्मल होगी। और हर दूसरे दिन अमलतास का गूदा 20 ग्राम ले लें, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा ये 1 कप भोजन के 2 घंटे बाद रात्रि में सेवन करा दें। तो इससे 2-3 मोशन तो बढ़िया हो ही जाएंगे। ऐसा रोज़ाना 1 महीने तक ये ट्रीटमेंट करें और धीरे धीरे देखेंगे आप कि मोशन जो है अपने आप क्लियर होने लगेगा। साथ में लीवर फंक्शंस ठीक रहें, इसलिए आरोग्यवर्धनी एमलीक्योर DS, LIV52 DS, इनका भी सेवन बीच बीच में रोगी को कराते रहें। मान लीजिए अमलतास नहीं मिलता है तो एरंड भ्रष्ट हरित की, ये सबसे बढ़िया है। इसकी 2.5 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा रात्रि में भोजन के 2 घंटे बाद सेवन करा दें। इससे भी कॉन्स्टिपेशन जाता रहेगा। लेकिन प्रतिदिन आपको त्रिफला घृत का सेवन पेशेंट को 1 माह तक कम से कम लगातार कराना है। डॉक्टर विकास महाजन ने पूछा है कि मैं कई जगह बस्ती में गोमूत्र डालने के लिए कहता हूँ, तो क्या जो मूत्र अर्क है उसका प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो वास्तव में सही तो यह है कि गोमूत्र मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो गोमूत्र अर्क का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। डॉक्टर विनोद गुप्ता जी ने पीनस की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। पीनस यानी क्रॉनिक रेनाइटिस आप समझ लीजिए, क्योंकि शुरू में तो एलर्जिक होता है, धीरे धीरे वो स्थायी हो जाता है और 1-2 महीने के बाद पीनस रोग जैसा लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप नस्य कर्म कराएं, 21 दिन का कोर्स, और वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। स्नेह नस्य आप अणुतैल से 4-4 बूंद प्रातःकाल देवें और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़नस, चक्रदत्त का योग है, इस पर हमने काम भी किया है, रिसर्च भी किया है, बहुत ही उपयोगी है। उसमें विडंग, शिग्रु और वचा 3 औषधियाँ हैं। विडंग, शिग्रु और वचा, इन तीनों को बारीक चूर्ण बना लें और इकट्ठा शीशी में रख लें।
जिस दिन नस्य देना है उसके एक दिन पहले 2 चम्मच ये चूर्ण निकाल करके थोड़ा पानी डाल के कल्क बना के रख दें। फिर रात्रि भर रखा रहने दें। प्रातःकाल इसको हाथों से अच्छी तरह मसल लें और सफ़ेद कपड़े के माध्यम से इसको छान लें। तो ये हो गया अवपीड़न नस्य। अवपीड़न नस्य की मात्रा 6 से 8 बूंद होती है। प्रत्येक तीसरे दिन देना है। 2 दिन स्नेह नस्य के रूप में अणुतैल और तीसरे दिन ये। ऐसा 21 दिन तक लगातार आप ये ट्रीटमेंट करें। इसके पहले नस्य देने के पहले बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन, मृदु स्वेदन करना आवश्यक है। और उसके बाद नस्य पीठ में या नस्य सैया में लेटा करके नस्य विधिवत थोड़ा सा गर्दन टेढ़ा करके नस्य दिया जाता है। जिस दिन अणुतेल दे रहे हैं उस दिन पेशेंट घर में भी ले सकता है। उसमें ज़्यादातर आवश्यकता नहीं है बाह्य अभ्यंग और बाह्य शोधन के लिए, लेकिन शोधन नस्य के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। तो ये नस्य 21 दिन का नाम है। और इसके अलावा स्वर्ण वसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम। फिर से मैं बोलता हूँ, स्वर्ण वसंत मालती 60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम। ये दिन में 2 बार ब्राह्मी अवलेह या च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार इसका भी आप सेवन कराएं। और टू डेवलप द इम्यून सिस्टम, अगर इसमें सिद्ध मकर ध्वज भी डाल दें तो और अच्छा रहेगा। सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम, तो उसमें व्याधि क्षमता तो बढ़ेगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से जब शरीर की व्याधि क्षमता कम होता है तो इस प्रकार की व्याधियाँ ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा इम्यून टैबलेट इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए 2-2 गोली दिन में 2 बार लगातार दें। और मोशन क्लियर रहे ये ध्यान रखें, इसलिए प्रतिदिन हिरण्य भ्रष्ट हरित की रात को 2.5 ग्राम की मात्रा देवें, तो इससे रोजाना मोशन होगा और जो उदरस्थ कफ है वो नीचे के माध्यम से, गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो इसका भी आप सेवन करें। एक चीज़ और मैं बताऊं, श्वेत प्रदर के लिए पुष्यानुक चूर्ण बड़ा फेमस है। मैं जब जामनगर में पढ़ता था तो वहाँ एक चिकित्सक थे, वो प्रतिश्याय में पुष्यानुक चूर्ण देते थे। हमने भी देना चालू किया और बड़ा लाभ होता है, क्योंकि श्वेत प्रदर में श्वेत पदार्थ निकलता है, जैसा आप जानते हैं ल्यूकोरिया, तो वो स्तंभन के लिए हम पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिश्याय में पुष्यानुक चूर्ण का भी रोल है। आप देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर शैलेश भलाला, इन्होंने श्वेत प्रदर के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। अभी चर्चा ही कर रहे थे श्वेत प्रदर की। तो श्वेत प्रदर में खास तौर से इसमें ज़्यादातर तो रस औषधियों का भी प्रयोग होता है। और बस मैं तो कहूँगा कि आप विरेचन जरूर करा दें। विरेचन कराने से अधोगत अपान वायु ठीक होगी, वायु का जो मार्ग है वो ठीक होगा और श्वेत प्रदर में भी आराम प्राप्त होता है विरेचन में। और विरेचन के बाद फिर पुष्यानुक चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, और प्रदरांतक लौह 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम और बोल परपटी 250 मिलीग्राम। ये दिन में 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा बहुत सारी औषधियाँ आपको उपलब्ध हैं, वो भी आप इसको प्रयोग करा सकते हैं। साथ में लोध्रासो और चंदनासो, लोध्रासो और चंदनासो, 2 चम्मच लोध्रासो 2 चम्मच चंदनासो दोनों को लेकर के, और भोजन के बाद समजल जितना, जैसे 4 चम्मच ये होगा, 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। साथ में साफ़ सफाई के बारे में पेशेंट को समझाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो श्वेत प्रदर होता है वो गलत कपड़ों के प्रयोग करने से। मासिक धर्म के समय स्वच्छ कपड़ों का ही प्रयोग करें। पैड का बहुत अच्छी तरह साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से श्वेत प्रदर में आप जीत सकते हैं। और साथ में श्वेत प्रदर देने से पेशेंट कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोरी हटाने के लिए च्यवनप्राश है, अश्वगंधारिष्ट है, ऐसे औषधियों का भी सेवन रोगी में कराएं। क्योंकि मैंने देखा है श्वेत प्रदर के रोगियों में कमर दर्द चालू हो जाता है। ऐसी अवस्था में दशमूलारिष्ट और कुमारी आसो का सेवन कराना चाहिए। दशमूलारिष्ट 2 चम्मच, कुमारी आसो 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद आप इसका सेवन कराएं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मेरे पास आए थे, मैंने
जिज्ञासा शांति करने का प्रयास किया है। और भी हमारे चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर संध्या पांडे, बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर हैं, पंचकर्म का बहुत अच्छा ज्ञान है, अंबिकापुर में हैं, सर्विस में क्लास 1 चिकित्सक हैं। डॉक्टर नवीन जोशी जो कि हमारे कैटलिस्ट हैं और आयुष दर्पण के एडिटर हैं। डॉक्टर एस.एन. पांडे मेरे अच्छे मित्र जो कि उज्जैन में प्रैक्टिस करते हैं, पंचकर्म का इनका हॉस्पिटल है। जितेंद्र जैन जी, उषा तभानी जी, रीना शर्मा जी, विनय मित्तल जी और वंदना पाठक जी, ये भी नियमित कार्यक्रम को देखती हैं। मैं इनको सबको जो नियमित रूप से उपस्थित हो उनको विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। अर्चना जायसवाल, अदिति त्रिपाठी, विजय सैनी, डॉक्टर विकास चौधरी, गरिमा सैनी, सुनील रातौरी वरिष्ठ चिकित्सक हैं और अपने क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक हैं। पंकज शुक्ला जी, सुकुमार जोशी, माधव सुधा शर्मा जी, डॉक्टर अतुल कुमार, के.एन. गंगवार, ओम प्रकाश तिवारी, मैं सोचता हूँ ये रतलाम में प्रोफेसर हैं काय चिकित्सा में, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। गरिमा सैनी जी, सत्येंद्र कुमार जी, ये प्रोफेसर हैं पंचकर्म में और बहुत अच्छा नॉलेज है इनको और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति बिल्कुल समर्पित रहते हैं। मोनिका जी, नीलम शुक्ला जी, कमलेश विश्वास जी, योगेश दत्त शर्मा, विनय मित्तल जी, गौरव साहू, अर्चना जायसवाल, आर सिंह चहल, बिंदु गुप्ता, आर इंडिया, शैलेश भलाला, भूक्या रवि, शिव द्विवेदी, अनिल शुक्ला, मनीष जी और मुकम्बिका के, ये सब प्रतिदिन कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब आइए थोड़ा से मानसिक रोग जो कि आज बहुतायत में, और ये कहा गया है कि 2021 तक लगभग 10% रोगी जो हैं ये अव्यवस्थित चित्तता के रोगी हो जाएंगे। अव्यवस्थित चित्तता को मूड डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। मूड डिसऑर्डर्स एक अत्यंत हानिकारक मानस रोग है। इससे ग्रसित रोगी कभी स्थिर चित्त वाला, कभी अत्यंत उग्र हो जाता है। ऐसा रोगी एकांत प्रिय होता है, बहुत भावुक होता है, सामाजिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहता है, निष्क्रिय, आलसी और दिन को सोने की इच्छा रखने वाला, दैनिक कार्यों एवं गतिविधियों में रुचि बिल्कुल नहीं होती और इसी को हम अव्यवस्थित चित्तता कह सकते हैं। आधुनिक मतानुसार मूड डिसऑर्डर्स। आइए निदान पर हम चर्चा कर लें थोड़ा। ऐसा वातावरण जो हमेशा तनावपूर्ण रहता हो, जहाँ वो निवास करता है, अत्यंत बंदिश युक्त वातावरण हो, बच्चों पर अविश्वास, सदैव डांटते रहना, कम समय में अधिक सफलता की इच्छा, हार्मोनल विकृति, वातावरण के अनुसार समायोजित होने की क्षमता का न होना, आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा आलस्यपूर्ण स्वभाव, दिनचर्या, रात्रिचर्या, सदव्रत आदि का पालन न करना और नास्तिक प्रवृत्ति वाला ऐसा पेशेंट हो जाता है जो अवसादग्रस्त या मूड डिसऑर्डर्स। अवसाद अलग चीज़ है, मूड डिसऑर्डर्स अलग चीज़ है। आइए लक्षण के बारे में विचार करते हैं, क्या क्या लक्षण ऐसे रोगी में प्राप्त होते हैं। तो पहला सर्वप्रमुख लक्षण होता है विचार शून्य। उसे कुछ विचार ही नहीं आते हैं, किसी से संबंध नहीं रखना चाहता, वो बहुत ही कम बोलता है और अति संवेदनशील। जरा में उसको गुस्सा, जरा में उसको प्रसन्नता हो जाती है, संवेदनशील बहुत ज़्यादा होता है। एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव, आलसी, प्रतिक्रिया शून्य, भाव शून्य। भाव शून्य का मतलब यह है कि सुख में रोना
और दुख में हंसना ऐसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। और असंबद्ध भावों को अभिव्यक्ति, कोई प्रकरण नहीं है, बिना प्रकरण के बातचीत करना, असंबद्ध भावों की अभिव्यक्ति, जैसे कि मृत्यु पर हंसना, सुखद समाचार आए तो दुखी होना, बलपूर्वक कार्य करने से असामान्य एवं विचलित हो जाना, मित्र रहित ऐसा व्यक्ति होता है, सामाजिक भावना का अभाव, समाज में वो घुल मिल के नहीं रह सकता, कभी कभी अचानक हंसना, कभी रोना और कभी क्रुद्ध हो जाकर मारने के लिए दौड़ना, ऐसा भी कभी कभी ऐसे पेशेंट में हो सकता है। इसके अलावा मिथ्या विभ्रम, जैसे रस्सी को सर्व समझ लेना, हित को अहित, नित्य को अनित्य ऐसा समझ लेना, विषय से हटकर बातें करना, लिख नहीं पाता, विचारों का कोई निष्कर्ष नहीं होता उसके, और हमेशा अस्वस्थ रहता है, नियमित दिनचर्या बिल्कुल नहीं करता, और इसीलिए धीर धृत स्मृति नष्ट हो जाती है, जिसको हम प्रज्ञा अपराध कहते हैं। धीर धृत स्मृति विभ्रष्टो करोति अस्मिन् रोगः सब प्रज्ञा अपराधः। तो इस तरीके का रोगी एकांत प्रिय हो जाता है, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता। इसके कुछ भेद भी किए गए हैं 4 प्रकार के। एक तो जनरल मूड डिसऑर्डर्स, मनोकुंठात्मक मूड डिसऑर्डर्स, सामंजस्य रहित मूड डिसऑर्डर्स और समविभ्रात्मक मूड डिसऑर्डर्स, ऐसे 4 भेद इसके किए जाते हैं। आइए चिकित्सा पर बात करें तो सबसे पहले निदानम परिवर्जनम, उसके सामाजिक वातावरण को ठीक करना चाहिए। तनावपूर्ण जो रहता है, तनाव हटाना चाहिए, डर है उसको हटाना चाहिए। तो निदानम परिवर्जनम, सबसे पहले निदान का परिवर्जन। इसके लिए पहले पेशेंट की अच्छी तरह हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ रहता है, किस वातावरण में रहता है, तनावपूर्ण रहता है क्या, तो उन कारणों को पता लगा करके उनको दूर करना। इसके अलावा आभ्यंतर स्नेहपान कल्याण घृत से या ब्राह्मी घृत से करा के स्वेदन करें, फिर वमन करें और विरेचन कराएं। और इसके अलावा फिर दोष बच जाते हैं तो निरूह अनुवासन, निरूह में एरन मूलादि वस्ती और अनुवासन में 10 मूल तैल की वस्ती आप दे सकते हैं। नस्य इसमें बहुत कार्यकारी होता है, इसमें शोधन नस्य देने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय वर्धक तैल से नस्य 4-4 बूंद या अणुतैल या ब्राह्मी घृत 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें। इसके अलावा धूपन के लिए भी कहा गया है, जैसे अश्वगंधा है, अजवाइन है, कंटकारी है, धतूरा है, इसको अग्नि में जलाते हैं और इसका धुएं का सेवन कराया जाता है। अंजन भी इसमें बहुत लाभप्रद होता है, अंजन। इसके अलावा पेशेंट में सत्वाजय चिकित्सा, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को आश्वासन दीजिए, हर्ष उत्पन्न करने का प्रयास कीजिए और ऐसी काउंसलिंग करिए कि वो आप पर विश्वास करने लगे। इसके अलावा दैव व्यापाश्रय, मणि पूजा पाठ, जप, होम, मंगल आदि भी पेशेंट से कराइए, जिससे उसको मन में एकाग्रता डेवलप हो। और जो उन्माद और अपस्मार की चिकित्सा का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका, उस चिकित्सा का भी इसमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा मेध रसायन चिकित्सा, मेध रसायन के लिए काढ़ा आपको बताई गई है, चरक का, मंडूक पर्णी, शंखपुष्पी, गिलोय और मुलेठी, इनका काढ़े का सेवन कराएं। और इसी का शिरोधारा भी करा सकते हैं। इसी 4 औषधियों के माध्यम से काढ़ा बना लें करीब 2 लीटर और इसका आप शिरोधारा करें। तो 7 दिन शिरोधारा आप क्वाथ के द्वारा करें और फिर 7 दिन जो है चंदन बलाक्षारी तैल या अश्वगंधा बला तेल से शिरोधारा करें। शिरोधारा से भी पेशेंट को बहुत अच्छा आराम प्राप्त होता है। औषधि में स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, चतुर्भुज रस 125 मिलीग्राम,
स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, चतुर्भुज रस 125 मिलीग्राम। इसको ब्राह्मी अवलेह के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं रोगी को। इसके अलावा एक योग और है, उन्माद गज केसरी 250 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम और योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ये च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। चूर्णों में अश्वगंधा, सर्पगंधा चूर्ण, अश्वगंधा 100 ग्राम ले लीजिए और सर्पगंधा करीब 25 ग्राम, दोनों को मिला लीजिए। आधा चम्मच दिन में 2 बार दें। इससे पेशेंट को नींद भी आएगी और मन एकाग्र होने का लक्षण प्राप्त होंगे। ब्राह्मी घृत और कल्याण घृत, ये संशमनार्थ भी आप इसका सेवन करा सकते हैं। भोजन के 15-20 मिनट पहले 2 चम्मच ब्राह्मी घृत या कल्याण घृत गर्म करके पिलाएं, ऊपर से गर्म पानी पिलाएं। पिबेद सम नम स्नेहे अन्न काले प्रकांक्षता शुद्धर्थ पुनर्हारे नैषे जीर्णे पिबन्नराः। तो संशमन की दृष्टि से भी घृत का पान श्रेष्ठ है। इसके अलावा जब मैंने बताया आपको शिरोधारा है, शिरोवस्ती है, पिचू धारण है, इनका प्रयोग करें। और मस्तिष्क का खालित पालित के लिए तो मैंने बताया आंवला का, लेकिन अगर ऐसे रोगियों, मानसिक रोगों में करना है तो मेध रसायन के द्रव्य आप ले लें, जैसे जटामांसी है, अश्वगंधा है, अपना मुलेठी है, गिलोय है, इनका बारीक चूर्ण करके लेप तैयार कर लें और इससे भी मस्तिष्क यानी पूरे सिर में इसका लेपन 1 अंगुल मोटा कर सकते हैं। बालों को छोटा करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखें। तो ये भी ट्रीटमेंट है। धारण काल लगभग 1 घंटा तक धारण काल करना चाहिए। इसके अलावा सिद्धार्थक अगध, मानसिक रोगों में सिद्धार्थक, जैसे सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में बताया गया है, वैसे मानसिक रोगों में सिद्धार्थक अगध हैं, उनका सेवन करना है। जैसे सरसप, वचा, त्रिकटु, अश्वगंधा और हींग। फिर से बोल रहा हूँ, सिद्धार्थक अगध, सरसप, वचा, त्रिकटु और अश्वगंधा, इनका काढ़ा बना लें। बराबर मात्रा में लेके 100 ग्राम ले लें, यौकुट करके रख लें। जब काढ़ा बनाना है तो 4 चम्मच निकाल लें, लगभग 20 ग्राम, और 4 कप पानी डालें। 1 कप बचे तब तक इसको पकाएं, छान लेवें और उसमें हींग 500 मिलीग्राम मिला करके दिन में 2 बार खाली पेट इसका सेवन कराएंगे तो इससे भी बहुत तीव्र गति से लाभ प्राप्त होता है मानसिक रोगों में। धूपन के रूप में जैसे हमने बताया पहले, धूपन के लिए विशेष चिकित्सा है। निम्ब, वचा, हींग, सर्प की केचुली, निम्ब, वचा, हींग, सर्प की केचुली, इन सबको चूर्ण बना लें और निर्धूम अग्नि में इसको डालें और इससे धूपन लें। इससे भी पेशेंट को बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा ब्राह्मी बटी, शंख पुष्पी घन बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, और जटामांसादि क्वाथ, ये भी बड़ा उपयोगी है। निद्रा का अभाव हो और उत्तेजित हो रहा हो पेशेंट, तो ऐसे व्यक्ति को जटामांसादि क्वाथ दें। इसमें जटामांसी, खुरासानी अजवाइन और अश्वगंधा, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर के यौकुट करके रख लें। 4 चम्मच दवाई निकालें, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तो पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को खाली पेट इसका सेवन कराएं। अंजन भी तैयार करना चाहिए। अंजन के लिए दारू हल्दी और मधु, दारू हल्दी, मधु, ये 2 चीज़ें हैं। इसके द्वारा अंजन का निर्माण करके अंजन का प्रयोग आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जटामांसादि क्वाथ का प्रयोग करना ही है। और पिपली, मरीच और सेंधौ, पिपली, मरीच और सेंधौ, इसका भी अंजन बना करके सेवन आप करें, पेशेंट को लगाएं। या सामान्यतः जो अंजन प्राप्त होता है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन औषधि युक्त हो तो लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अव्यवस्थित चित्तता, मूड डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। एक चीज़ आप देखिए कि मानसिक रोगों में औषधियाँ लगभग समान हैं, मात्राओं का थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सारी औषधियाँ जो उल्लेखित हैं शास्त्रों में वो और जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो लगभग समान है। जैसे एंटीबायोटिक्स बहुत सारे रोगों के लिए काम करता है, ऐसे ही जो मानस रोग के रोगी हैं तो उसमें औषधियों की काफ़ी साम्यता है। जो अपस्मार, उन्माद और अतत्वा अभिनिवेश, इनमें जो औषधियों का वर्णन है लगभग उन्हीं में से औषधियाँ इनका विभिन्न प्रकार के मानस रोगों में प्रयोग करना चाहिए।
परंतु मानसिक रोगों के लिए सबसे बढ़िया सांत्वना, हर्षण करना, विश्वास पैदा करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर हम लोग 4 बजे इकट्ठे होंगे और फिर कुछ चर्चा पर चर्चा करेंगे। एक और आप लोगों से आग्रह है कि मैंने लगभग सारे रोगों का वर्णन इस व्याख्यान माला में किया है। अब कुछ विशेष रोग यदि आप चाहते हो तो उनको भी हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। अप्रैल 2 तारीख से चालू हुआ था, बीच में 1 हफ्ता डिसकंटिन्यू हुआ है, तो पिछले कई व्याधियों के वर्णन हो चुका है। तो कृपया आप लोग हम मुझे मार्गदर्शन देवें कि अब कौन सा रोग आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी हम अपने लेक्चर में लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब नियमित रूप से आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय आयुर्वेद।